प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सह आचार्य प्राणिशास्त्र। आज का व्याख्यान जो पूर्व में एनिमेशन फिल्म दिखाई उस पर आधारित रहेगा। हम सब जानते हैं कि एम्फीबिया में, और ख़ास तौर पे जो अपने को एग्जाम्पल दिया गया है पाठ्यक्रम में, वो मेंढक का फ्रॉग का है। उसका जो अंडा होता है, एग, वो मीजोलेसिथल होता है, अर्थात उसके अंदर योग की मात्रा अधिक होती है और योग एक ध्रुव की ओर रहता है। जिस ध्रुव की ओर योग रहता है उसे कहते हैं वेजिटल पोल, और जहां अनुपस्थित होता है उसके विपरीत दिशा वाले को अपन एनिमल पोल कहते हैं। तो सर्वप्रथम फ्रॉग में पाए जाने वाला अंडा कौन से प्रकार का? मीजोलेसिथल। दूसरा बिदलन, क्लीवेज किस प्रकार की होती है? इसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक प्रकार की होती है। होलोब्लास्टिक अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली। हमने पूर्व में पढ़ा है दो प्रकार की होती है, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पक्षियों में पाई जाती है, जो अंडे को पूरा नहीं विभाजित कर मात्र कुछ हिस्से के अंदर ही उनका विभाजन होता है, उसे अपन ने मीरोब्लास्टिक कहा है। लेकिन यहाँ पर होलोब्लास्टिक अर्थात पूरा विभाजन दो में करती है। ध्यान देने की बात है कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल पर विदलन का दर और गति दोनों में भिन्नता पाई जाती है। एनिमल पोल पर तेज गति से होता है, जबकि वेजिटल पोल पर गति धीमी रहती है। कारण है पित्तक, योग का। जहाँ पर योग होगा वहाँ धीमे गति से होगी, अर्थात वेजिटल पोल के ऊपर इसकी गति धीरे रहेगी और एनिमल पोल पर इस विदलन की गति तेज रहेगी। क्लीवेज का पैटर्न किस प्रकार का है? वो है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। हम सब जानते हैं कि अंडों में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है तो साइटोप्लाज्म का रीऑर्गेनाइजेशन, एक व्यवस्थित जमना शुरू हो जाता है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बिल्कुल पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में आता है कि कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, और कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर ग्रे क्रिसेंट रीजन पाया जाता है। ग्रे क्रिसेंट रीजन क्या होता है? अंडे के अंदर दो प्रकार के साइटोप्लाज्म होते हैं। बाहर की ओर आउटर क्लियर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है, और अंदर की ओर इनर साइटोप्लाज्म होता है। जो ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जैसे ही अंडा स्पर्म प्रवेश करता है तो 30% का घुमाव, रोटेशन होता है। इस 30% के कॉर्टिकल रोटेशन को, जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में होने वाला रोटेशन है, इसको कॉर्टिकल रोटेशन कहते हैं, और यही ग्रे क्रिसेंट रीजन होता है। ये ग्रे क्रिसेंट रीजन बहुत महत्व का होता है। सर्वप्रथम यहीं से गैस्ट्रुलेशन का इनिशिएशन होता है। शुरुआत गैस्ट्रुलेशन की इस ग्रे क्रिसेंट रीजन से ही होती है। और दूसरा इसका महत्व है ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये
क्रीसेंट रीजन कितना महत्व का है। दूसरा, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं ये चित्र आपके सामने रखता हूं। इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहला क्लीवेज होता है। पहला क्लीवेज बिल्कुल रेडियल, बिल्कुल अक्ष एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की ओर काटता हुआ 2 के अंदर, इसे मेरीडायनल क्लीवेज कहते हैं, पहला भी। और दूसरा, इसके 90% एंगल के ऊपर होकर ये 4 में विभाजित होता है। लेकिन तीसरा इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है, अर्थात ये एनिमल पोल की ओर ज़्यादा ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड होता है, जिसके कारण से इसको शुरू में मैंने आपके सामने जो शब्द प्रयोग किया था, अनइक्वल डिस्प्ले होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये जो तीसरा विभाजन हुआ है, इसके कारण से यह शब्द मैंने प्रयोग किया है। इस चित्र के माध्यम से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो पहला विभाजन हो रहा है, दूसरा विभाजन हो रहा है, जो तीसरा विभाजन हुआ इक्वेटोरियल वाला, जिसके अंदर ये बिल्कुल मध्य में से नहीं निकला, ऊपर एनिमल पोल की ओर से इसने काटा है। और हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनकी आकृति में फर्क है। ऊपर वाले ब्लास्टोमियर्स जो एनिमल पोल की ओर है वो छोटे आकार के हैं, जिनको अपन माइक्रोमियर्स कहते हैं, और जो पश्चिम में हैं, जहाँ योग पित्तक के अंदर वेजिटल पोल वाले हैं, वो बड़े आकार के हैं, इनको अपन मैक्रोमियर्स कहते हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के विभाजन ये आपके सामने दर्शाए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार होते होते ये मोरुला स्टेज अपनी प्राप्त होती है। हमको सबको मालूम है, मोरुला अपन ने कहा था जो मलबरी शहतूत की आकृति का होता है, ठोस बॉल, उसको अपन ने मोरुला कहा था। मोरुला के बाद में ब्लास्टोसील जब बन जाती है तो वो ब्लास्टुला कहलाता है। इस डायग्राम में मैंने जो चित्र आपने देखा है, उस चित्र को कॉपी में किस तरह से डायग्राम बनाने उसको स्पष्ट किया है। ऊपर एग टाइप भी लिखा है, होलोब्लास्टिक, और ये सारा आपकी थ्योरी की दृष्टि से मैंने लिखा है। ग्रे क्रिसेंट रीजन कहाँ बनेगा, मैंने ग्रे क्रिसेंट रीजन भी बनाया है। और अंत में जब ब्लास्टुला बनता है तब ये कौन सा होता है, 128 सेल्ड स्टेज होता है, जब ब्लास्टोसील इसके अंदर बनती है, दिखती है, अपरेंट होती है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। और इस ब्लास्टोसील के 2 मुख्य कार्य भी मैंने लिखे हैं इसके अंदर। ये आगे जो गैस्ट्रुलेशन के अंदर सेल माइग्रेशन होगा उसको स्पेस प्रोवाइड करती है। और दूसरा, ये जो अपन ने देखा कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनते हैं, उनको पूर्व में प्री मेच्योर इंटरेक्शन कर कर विभाजित करने से रोकती है। रोकने का अर्थ है कि ये जब समय आए तभी इनका विभाजन हो, पूर्व में विभाजन नहीं हो। तो ये पूरा इस ब्लास्टुला का है। इसके बाद में जैसे ही ब्लास्टोसील बन गई, अब इसके अंदर अगली प्रक्रिया अपनी गैस्ट्रुलेशन की शुरू होगी। गैस्ट्रुलेशन फ्रॉग के अंदर 3 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम इनवेजिनेशन होता है। इनवेजिनेशन किसका, बॉटल सेल्स का। मैं आपको अलग डायग्राम बताऊंगा जिसके अंदर बॉटल सेल्स अलग से दिखाऊंगा, लेकिन इनवेजिनेशन अंदर धंसना किस प्रकार से होता है ये मैं डायग्राम के माध्यम से, 1 नंबर डायग्राम के माध्यम से, ये किस प्रकार से अंदर की ओर धंसकर ये एंडोडर्म का निर्माण करती हैं ये बॉटल सेल्स। और जब भी अंदर इनवेजिनेशन होता है तो ल्यूमन क्रिएट होती है, और यही ल्यूमन आगे चलकर आर्केंट्रॉन का निर्माण करेगी। जो आर्केंट्रॉन अपनी एलिमेंट्री केनाल गट होती है वो। दूसरा जो इसके अंदर मूवमेंट होता है वो इनवोल्यूशन ऑफ डॉर्सल मीजोडर्म होता है। इन्वॉल्यूशन किस प्रकार से होता है उसको भी मैंने दर्शाया कि किस प्रकार से ये घूम जाती है। इनवॉल्यूशन के दौरान में किसी भी प्रकार की खाली कैविटी ल्यूमन का निर्माण नहीं होता। और तीसरा जो इसके अंदर होता है वो एपीबोली होता है। एपीबोली 2 प्रकार से होता है। एक तो थिनिंग ऑफ द सेल्स होता है, ये पतले होकर पूरे बाहर की ओर से आवरण को, इस भ्रूण को अस्त्रित कर लेते हैं, और ये सारा एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। सदैव एक्टोडर्म एपीबोली मूवमेंट द्वारा ही होती है। और दूसरा जो एपीबोली का तरीका है वो इंटरकैलेशन का है। इंटरकैलेशन किस प्रकार से होता है उसको मैंने आखिर के अंदर दर्शाया है।
और नीचे ही नीचे वाला डायग्राम है एपिबोली। ये किस प्रकार से बाहर की सतह की कोशिकाएं ये फैलती है, थिनिंग पतली होकर ये पूरी सतह को घेर लेती है और एक्टोडर्म का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं डायग्राम के माध्यम से देखने की। ये सामने सारे डायग्राम्स उसके काट है, अलग अलग रंगों के अंदर आपको दिखाया गया है। इसके अंदर जहां मैंने ग्रे क्रिसेंट रीजन कहा था, उस ग्रे क्रिसेंट रीजन के अंदर आप देखेंगे तो ये जो बॉटल सेल्स है, यहां पर दूसरे डायग्राम में बॉटल सेल्स दिखाए गए हैं। ये बॉटल सेल्स में इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन होने के कारण से जो तीसरा डायग्राम है, ये आप इन्वेजिनेशन के आधार पर जो एंडोडर्म बन रही है उसके साथ में ये कैविटी आर्केंट्रॉन बन रही है, और साथ साथ में ही अपन देख रहे हैं कि इनवोल्यूशन द्वारा ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप के द्वारा ये अंदर की ओर घुमाव जो इनवोल्यूशन के द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा मीजोडर्म का निर्माण हो रहा है। और अंत के अंदर अपन देखेंगे कि ये जो नीले रंग के अंदर बाह्य कोशिका दिखाई गई है, वो अपना पतला होना शुरू होती है और धीरे धीरे आखिरी डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार ये पूरे इस भ्रूण को घेर लेती है और ये एक्टोडर्म का निर्माण करती है एपिबॉली मूवमेंट द्वारा। और ये एपिबॉली मूवमेंट करते हुए इस प्रकार से ये अपने को दिखाई देता है, जो मैंने पूर्व पेंसिल से भी डायग्राम बनाकर आपको ये एपिबॉली मूवमेंट बताए थे। अर्थात अब अपने सामने ये अब तक के गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया फ्रॉग में किस प्रकार होती है, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।